संसद की आपाधापी है। नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली में आ चुके हैं। कुछ लोगों का दिल्ली से नाता पुराना रहा है, छात्र जीवन का नाता रहा है। उसी में से सुधाकर सिंह जी हैं, बक्सर के सांसद हैं। कैसा लगा था छात्र जीवन के बाद एक के बाद संसद में पहुंचे? दिल्ली आना जाना राजनीतिक कारणों के कारण तो रहा ही हमेशा। आंदोलनों, जो सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलनों के जरिए भी आना जाना रहा। और चूँकि हम लोग यहाँ छात्र रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ हमेशा वो रिश्ता बना रहा। तो काम को लेकर के जो सहजता है हम लोगों का दिल्ली से, वो अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा सहज है दिल्ली के लिए हम लोग। और कामकाज को लेकर भी ज़्यादा हम लोग कई देखा जाए तो हमारे पास ज़्यादा अवसर है। संबंधों के आधार पे, आंदोलनों के आधार पे, कामकाज के आधार पे ज़्यादा सहज है। तो कोई देखा जाए तो हम लोग तमाम व्यस्तता रहेगा हम लोग का दिल्ली के भीतर। मैंने दरबार लगेगा, कुछ लोग दरबार का नाम दे रहे हैं, लेकिन मंगरुआ चौपाल का नाम देता है। दरबार वाले हैं कि चौपाल वाले हैं? हम लोग तो क्योंकि मैं जब आपके कमरे में प्रवेश किया तो मैं थोड़ा संकोच में पड़ गया कि तस्वीर लूं या ना लूं। बहुत सारे लोग बैठे थे, क्षेत्र के लोग, यही सांसद होते। ये हमारा चौपाल है, जहाँ रहेंगे वो चौपाल लगेगा। देश के किसी कोने में कभी भी हम हैं तो चौपाल लगेगा। हम उन लोगों के बीच में सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों की, कार्यकर्ताओं के साथ जो हम लोग का संबंध है वो बहुत घना है। और हम लोगों के कामकाज को लेकर के उसी से प्रेरणा मिलता है। और उससे ही हम लोग हाउस के भीतर क्या हम लोग को स्टैंड लेना है, वो उसी के जरिए हम लोग को मिलता है। सुधाकर जी, हमको ये चीज बताइए कि आप संसद में आए हैं, चुन के आए हैं, पूरे चुनाव अभियान को मंगरुआ करीब से देखता रहा। किस तरह के मुद्दे आप लोगों के बीच में उठा रहे थे? और मंगरुआ दिल्ली में बैठा हुआ था और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बार बार ये कह रहा था कि सुधाकर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जमीनी मुद्दों पर लड़ रहे हैं। छात्रों की बात, किसानों की बात, मछुआरों की बात, हर तरह की बातें हो रही। कैसे इन सबको सहेज लेते हैं? बाकी लोगों के लिए इवेंट होता है, वो ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट, उनकी रिसर्च की। हम लोगों के लिए, क्योंकि हम उन्हीं लोगों के बीच से आए हुए हैं, तो हम नित्य प्रतिदिन उन लोगों के बीच में जब हम काम कर रहे हैं समाज के विभिन्न वर्ग और तबके के साथ, तो उसकी जो ज़रूरतें हैं वो हमको मालूम है। उसकी वही हमारे मुद्दे भी हैं। और इस बार इंडिया गठबंधन का भी जो रिसर्च टीम मजबूत रहा, उन सवालों को लेकर के हम पहले के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हमने योजनाओं के साथ देश के सामने जब आए हम लोग इस बार चुनाव में, तो आपने देखा मदद भी देश के स्तर पे भारी हम लोग को जन समर्थन मिला है। कुछ सीटों से, कुछ संख्या बल के खेल में हम लोग जरूर पिछड़ गए थे, लेकिन ये बात तो अगर वो हुआ भी हम पिछड़ने का और जो आगे जाने का, वो केवल हमारा मुद्दे नहीं है। मीडिया के एक बड़े धड़े के द्वारा, जिनकी संख्या ज़्यादा है 90%, उन लोगों ने जो पूरे चुनाव की जमीन थी उसको असमान बना दिया। सुधाकर जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि गोदी मीडिया और गोद में बैठने को लालायित मीडिया, ये हर दौर में रहा है। सुधाकर कोई नया नहीं, अब थोड़ा दिखता है। हमने क्या कहा? कोई बात तो स्वीकार नहीं किया कि वो गलत दिखा रहे थे। आपकी मीडिया की तो भूमिका है ना समाज में, उसके पूरे मुद्दे को संचालित करने के टूल्स तो हैं आपके पास। जब बीजेपी ने 400 कहा, तो मीडिया के बड़े धड़ा ने भी ओपिनियन पोल में 400 से ऊपर दिखाया। परिणाम आया 300 से नीचे। तो ये भारी अंतर था, ऐसा अंतर कभी नहीं रहा। 10वीं सीटों का एग्जैक्ट ओपिनियन और एग्जिट पोल आसान नहीं है, एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल, लेकिन इतना भी तो अंतर कभी नहीं। तो फ्लोटिंग वोट जो था, जो सरकार बनाने के लिए वो कुछ लोग होते हैं 5% वोट समाज में, उन लोगों ने एनडीए के पक्ष में मेरिट के आधार पर नहीं किया,
एक संभावित सरकार उनकी बनेगी, इसके आधार पर किया। अगर उन लोगों को लगता है कि ये सरकार 300 से नीचे है तो ये 200 से नीचे चले आए होते। तो फ्लोटिंग वोट की हमेशा भूमिका रही है, 3-4%, 5% फ्लोटिंग वोट होता है। सुधाकर जी जो कह रहे हैं मंगरुआ बखूबी समझता है, वही फ्लोटिंग वोट होता है जो कि किसी को विजित बनाने में, जीत दिलाने में, जीत का राह आसान कर देता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लगभग हार ही गए थे, बस आप लोगों का जो मकसद था कि इस बार उलट देना है तो मकसद पूरा ही हो गया था, लेकिन थोड़ा सा कमी रहा। उसमें बाधा बड़ा बाधा रहा, मीडिया के एक बड़े धड़े के द्वारा बाधा पैदा किया गया जो नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता मीडिया की सबसे पहली कसौटी है, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के रूप में उम्मीद है। जैसे न्यायपालिका को निष्पक्ष हम लोग मानते हैं, तो उसी तरह से मीडिया को भी निष्पक्ष राय रखनी चाहिए थी। बराबरी का अवसर देना चाहिए था दोनों को, पक्ष और विपक्ष को। बाकी जनता निर्णय करेगी, हार जीत से हम लोग घबराते नहीं। तो जनता ने निर्णय कर दिया है, जनता ने किसी को जिताया और जनता ने किसी को हराया। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो लोकसभा है, पिछले मोदी 1 मोदी 2 में जो कहा जा रहा था कि विपक्ष कहाँ है, आज विपक्ष भी है और हाथ में संविधान लिए हुए है। पता नहीं उनमें से कितने लोगों ने संविधान पढ़ी है। इधर वाले की भी बात कर रहा हूँ और उधर वाले की भी बात कर रहा हूँ। सुधाकर जी, एक संविधान पे पाठशाला आप लोगों को लगाना चाहिए। संविधान हाथ में लेना मात्र पर्याप्त नहीं है। ये संविधान के हमारे हाथ में होने से केवल जो किताब है उससे इतना डर और दहशत कैसे है, ये हम लोग को समझ के पड़े है। जिस तरह से सत्तारूढ़ दल को और सत्ता के पक्ष में रहने वाले को केवल एक संविधान की हमारे हाथ में किताब होने से इतना दहशत, तो हमने जीवन में बंदूक लिए हुए लोगों से भी इतना दहशत खाते हुए नहीं देखा। तो ये जाहिर है कि भारत का संविधान बहुत ताकतवर है, इससे लोगों को डर है। अच्छी बात है कि डरे हुए लोग हैं सत्ता पक्ष के लोग। तो भारत का संविधान भी ताकतवर है और भारत का लोकतंत्र भी ताकतवर है। संविधान की किताब एक पक्ष के हाथ में है, दूसरे तरफ से इमरजेंसी की याद दिलाई जा रही है। इतिहास बोलता है, उस इतिहास को कैसे झुटलाएंगे आप? क्या यह बात सच नहीं है कि पार्लियामेंट के स्पीकर के तौर पर भूमिका संदिग्ध रही? क्या यह बात सही नहीं है कि कहीं भी स्पीकर का यह रोल नहीं होता है कि किसी सरकार के द्वारा प्रस्ताव को पढ़ा जाए? ये कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। ये भारत के संविधान को तोड़ने ममोड़ने वाली बात है। इसी को तो हम आपातकाल कहते हैं। पहले घोषित आपातकाल था, आज अघोषित आपातकाल है कि स्पीकर, केवल स्पीकर का रोल होता है अनुमति देने का, लेकिन यहाँ तो किसी ने प्रस्ताव ही नहीं पेश किया। अगर चर्चा ही करना था आपातकाल पर तो किसी मेंबर के द्वारा आना चाहिए था प्रस्ताव कि हाउस में चर्चा होनी चाहिए। यही नियम है। पहली बार नियम तोड़ दिया गया उसके लिए, आपातकाल की याद दिलाने के लिए। तो कैसा, तो फिर तो अघोषित आपातकाल है स्पीकर महोदय। ऐसा तो हम लोग को उम्मीद नहीं था। सरकार के ही द्वारा प्रस्ताव आना चाहिए था हाउस के भीतर कि आपातकाल पे बहस होगी। सत्ता पक्ष भी अपनी राय रख लेता और विपक्ष भी रख लेता और देश निर्णय कर लेता। जिस मीसा की चर्चा स्पीकर महोदय कर रहे थे, दुर्भाग्य से यूएपीए में उससे ज्यादा लोग जेल में बंद हैं बिना न्यायपालिका के सुनवाई का। किस बात की चर्चा कर रहे थे स्पीकर? संवैधानिक पद पर बैठे हुए, गरिमामय पद पर रहते हुए इस तरह के बयान हास्यास्पद बयान थे। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं 74 की इमरजेंसी को, लेकिन 74 से बदतर स्थिति है स्पीकर महोदय। आपके बयान के जरिए महसूस हुआ और हाउस को डिक्टेट करने का कोशिश कर रहे थे बहुमत के आड़ में निरंकुश तरीके से। यह दुखद बात है। तो सुधाकर जी से लंबी चौड़ी बतकही होगी। मंगरुआ ने एक संक्षिप्त बतकही की है क्योंकि सुधाकर जी को कहीं जाना है, लेकिन चलते चलते मंगरुआ एक सवाल और पूछेगा कि भले किसान के बेच में सुधाकर ना पर कोई परंपरागत किसान की छवि होती है, लेकिन जब से आप आए हैं, खासकर एक जो किसान का तबका है उसके तरफ से ये आवाज आने लगी है। राकेश टिकैत आपके बगल में आके बैठ गया, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। जो नौजवान किसान है, जो प्रगतिशील किसान है, जो नई कृषि व्यवस्था को समझते हैं, उनकी आवाज बनने की उम्मीद तो लोग कर रहे हैं। कितना सफल हो? लोगों में
दिल्ली की सत्ता प्रतिष्ठानों को सबसे ज्यादा अगर किसी से परेशानी है तो किसानों के पक्ष में बात करने वाले, और किसानों के पक्ष में बात और राय रखने वाले को लगातार आपने देखा होगा, कभी खालिस्तानी के रूप में, कभी अर्बन नक्सली के रूप में चिन्हित करने का सरकार के द्वारा और एनडीए के द्वारा किया जाता रहा। लेकिन हम लोग इससे विचलित होने वाले लोग नहीं हैं। किसानों के सवाल को लेकर के आज भी जो हाउस कमेटी होती है, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उसमें चॉइस देना होता है कि किस विषय पर आप रहना चाहते हैं। तो मैंने पहला ही विषय पर मैंने टिक लगाया, 40-45 जो कमेटियां हैं कि हम कृषि क्षेत्र को मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ। ये हमारे एजेंडा में सर्वोच्च है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे पार्लियामेंट के भीतर उस कमेटी में जगह स्थान देने का लोग काम करेंगे, जिससे हम किसानों की सही बातों को मैं रख सकूं निष्पक्ष। तो किसानों को भी उम्मीद है, और सुधाकर युवा हैं तो युवाओं को भी उम्मीद है। अभी यहाँ एक बालक बैठा हुआ था, मैंने पूछा कि कहाँ पढ़ते हो, तो कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। हम लोग भी किसी जमाने में दिल्ली विश्वविद्यालय आए थे। सुधाकर संसद में पहुंचे हैं, छात्रों को भी आवाज बनेंगे और किसानों को भी आवाज बनेंगे। धन्यवाद।